नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बजट पर आर पार। पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी केंद्रीय बजट को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट का गुणगान किया है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती ने बजट की लानत मलामत की है। जी हाँ, योगी ने कहा बजट में अंत्योदय का विजन है, तो अखिलेश ने कहा कि बजट खास लोगों के लिए है। उधर मायावती ने कहा कि बजट आते जाते रहते हैं और मिडिल क्लास लोअर क्लास बन गई है। लेकिन उनके एक सांसद ने बजट की तारीफ भी की है और इसे पठान फिल्म की तरह हिट भी बताया है। इन आरोप प्रत्यारोपों और प्रशंसा के बीच यूपी को बजट से क्या मिला, इसकी पड़ताल की जा रही है। वैसे खाद्यान्न योजना को विस्तार देने से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव जैसे कई फैसले उत्तर प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए लाभदायक हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की है कि बजट योगी सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे योगी आदित्यनाथ को इससे कितनी मदद मिलेगी। आज स्पॉटलाइट में इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन पहले बजट पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं हैं, सुनिए जरा। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पिछले लगभग 10 सालों से देश निर्माण हो रहा है और आज हम देख रहे हैं कि देश में हमारा कितना युवा बेरोजगार है, हमारा किसान निराश है। भारत जो हमारा देश है, यहाँ आधी से ज़्यादा जनसंख्या गांव में बसती है, तो गांव को लेके कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में। लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। उम्मीद थी कि इस आखिरी बजट में आखिर देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए कुछ प्रबंध होंगे, लेकिन कुछ नहीं। अगर हाँ प्रबंध हैं तो सिर्फ विदेश को कर्ज देने के। आखिर क्यों? अपने देश के लोगों को राशन और विदेश को कर्ज, यही भाजपा का अमृतकाल है। प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम थे, उनका भी इस बजट में कोई अता पता नहीं। चलिए चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रतिक्रियाएं आपके सामने आ गई हैं। कई जगहों पर इस बजट को लोक लुभावना बजट कहा जा रहा है, कई जगहों पर इसे चुनावी बजट कहा जा रहा है, कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि इस बजट से सीधे तौर पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को फायदा हुआ है, क्योंकि न केवल टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, बल्कि 7 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको किसी तरह का कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें, जो राशन योजना थी, मुफ्त राशन योजना, उसको भी बढ़ा दिया गया है और भी कई सारे बदलाव हुए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए भी ध्यान रखा गया है, शिक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा एक गंभीर बीमारी जो खासतौर पर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा है, उसको लेकर भी सिकल सेल जिसे कहते हैं, उस पर भी बात की गई है। तो कुल मिलाकर इंसानियत के साथ साथ और तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार का कहना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट पर कितना इसका असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ इससे फायदे होने वाले हैं, तमाम चीजें रहेंगी, जानने की कोशिश करते हैं मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी शाही जी का स्वागत करते हुए अनूप संडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से, बहुत स्वागत। प्रवक्ता आप सपा के, अनूप संडा जी आपका भी स्वागत। दिनेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी आपका भी स्वागत करती हूँ और सबसे पहले दिनेश जी से ही हम समझेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी चीजें हैं, क्योंकि हम डिंपल जी को भी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं गांव के लिए कुछ नहीं किया, गांव तक तो कुछ नहीं पहुंचा, लेकिन हाल ही में जो चीजें उत्तर प्रदेश में होनी है उस पर कितना प्रभाव डालेगा। और देश का बजट है ये, उत्तर प्रदेश के लिए भी जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों का फर्क उत्तर प्रदेश में भी आम जनता पर भी पड़ेगा ही। क्या बिल्कुल भी जिस तरह का विपक्ष का कहना है कि कोई ध्यान नहीं रखा गया, बजट आते जाते रहते हैं, मायावती जी कह रही हैं लोअर क्लास मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास बन गया है, क्या कहेंगे दिनेश सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, आपकी तरफ से म्यूट तो नहीं किया आपने डिवाइस को? आपने आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, कहिए सर। आवाज आई आपको? जी सर कहिए। जी देखिए, इसमें कोई शब्दों का जाल बिछाने की कोई जरूरत नहीं है।
जी। इस तो आप सीधे सीधेगा कि लोकसभा चुनाव बहुत ही अच्छी तैयारी की है मोदी सरकार हम्म। ने। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात तो ये, जो खाद्यान्न योजना थी उसका विस्तार किया। की बात जनधन योजना थी, उससे भी बेहतर महिला के लिए बचत पत्र लाने का जो एक कार्यक्रम तय किया है, ये कोई कम तो बड़े पैमाने पर महिलाओं को प्रभावित करेगा और जो लोग इधर से उधर डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं उनको स्थिर करेगा। अब आती है बात की किसानों के लिए और क्या नाम है टैक्स वालों के, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, कर्ज को कितना उन्होंने और कोशिश की है। किस जो ग्रामीण रूप तो निश्चित तबका था क्योंकि वोट डालने जाता है तो पूरी तरह से ग्रिप में ले लिया गया है और अब उसके पास या विपक्ष के पास कोई काट नजर नहीं आ रही। हम सवेरे से लोगों की, विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, लेकिन किसी की इसकी आलोचना करने की नहीं हो रही है, दाएं बाएं करके शब्दों का जाने के अलावा। जैसे चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई, जैसे डिम्पल जी को उन्होंने जो भी कमेंट किया ना, आप हम वो चीज देख रहे हैं जो है, हम वो चीज देख रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या नाम सरकारों को करना होगा। उत्तर प्रदेश में एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस की जो भी विशेषताएं हैं, अगर उनको बहुत अच्छी तरह से किया तो जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में सोच रही है वो जरूर रिपीट हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि जो स्थानीय प्रशासन है, तो प्रशासन के लोग हैं जो विकास योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण ढीला है। इससे अगर ये कहा जाए कि वो बताएं कि पिछली योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं थी, तो जिला प्रशासन के कुछ लोगों को छोड़ बाकी लोग नहीं बता पाएंगे कि जिलों के लिए क्या क्या योजना। आवास योजना को 4 साल बाद ग्रामीण लोगों ने समझा था, वरना तो ये समझा जा रहा था कि ये मकान गांधी बनवा रहे हैं। अब फेलियर किसका था? फेलियर था स्थानीय प्रशासन का। उसको ये बताना होगा कि भारत सरकार क्या क्या है और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए लागू की हैं। तो योगी साहब को इस बात पर बहुत गहन मंथन करना होगा, एक चेक बनानी होगी कि वो योजनाएं, अदरवाइज जितना अच्छा लोकसभा का और ये जैसे कि एक परिपाटी किया है कि योजना याद जी मिला आ रही हूँ दिनेश जी वापस आपके पास। काफी महत्वपूर्ण बातें आपने की और उन्हीं बातों को लेकर आगे मैं जाऊंगी, लेकिन पहले क्योंकि फर्स्ट क्या रिएक्शन होगा हमारे तमाम मेहमानों का, उस पर मैं जाऊंगी। अश्विनी जी आपके पास आखिरी में आऊंगी तमाम दोनों मेहमानों की और प्रतिक्रिया लेने के बाद। हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं संडा साहब, अनूप साहब। इस बजट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सपा के मुताबिक हम अगर डिम्पल जी की भी बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि गांव के लिए, ग्रामीण अंचलों के लिए कुछ नहीं सोचा गया है। है बजट में बजट कम है, भाषण ज्यादा है, जुमलेबाजी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इस देश के गरीबों की पीठ में छुरा भांकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसान सम्मान निधि की बात हो रही है, जरा मुझे बताइए कि किसान सम्मान निधि के लिए जो एलोकेशन किया गया है, क्या पिछले वर्ष से ज्यादा किया गया है? बजट प्रावधान से ज्यादा। खेती की बात होती है, अभी बड़ी जोर शोर से बात उठी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा मोटे अनाजों की बात, कि मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करना है, और साहब केंद्र के भी नेताओं ने कह दिया। मुझे बताइए कि मोटे अनाजों के लिए किसानों को प्रोत्साहित अगर करना है तो उनको उनकी उपज का समुचित दर मूल्य देने के लिए सरकार अगर एमएसपी को कानूनन लागू कर देती तो इस बजट में घोषणा करने में क्या दिक्कत थी? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। ये बजट असंतुलित विकास का बजट है, कुछ चंद उद्योगपतियों को राहत देने का बजट है। 7 लाख तक की जो छूट दिखाई जा रही है, उसके ऊपर के लोगों के लिए दूसरे रास्ते से, कान दूसरे तरीके से पकड़ करके उनकी जेब से उतना ही टैक्स निकालने का बजट है। और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए
ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि किसानों के लिए कुछ सोचा ही नहीं गया है, लेकिन किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में क्या कुछ सरकार के काम है, उनको भी हम लगातार दिखा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नहीं, प्रदेश में ही आते हैं ना सिर्फ यूपी के भी किसान। हाँ, मैंने कहा ना, चूंकि प्रदेश से आपने शुरू किया था इसलिए मैंने किसानों की बात। पूरे प्रदेश के लिए एक भी एक्सप्रेस वे का प्रावधान नहीं किया गया है बजट में। तो सरकार करना क्या चाहती है? सरकार ने सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की है, चुनावी बजट है, और इस चुनावी बजट का जब अगर बजट में दिए गए प्रावधान ठीक ढंग से लागू न हो तो मात्र भाषण बन के रह जाता है। पिछले सालों का इतिहास बताता है, कई रिपोर्ट्स मैंने ऐसी पढ़ी जिनमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जिन विभागों के लिए जो बजट एलोकेट किया गया था पिछले बजट में, उसका 50% भी खर्चा नहीं हो पाया। तो ये कैसी सरकार है, कैसी गुड गवर्नेंस है? किस सेक्टर में नहीं खर्च हुआ 50% से सरकार मात्र किस सेक्टर को छू रहे हैं आप? किस सेक्टर में बात करें 50% से ज्यादा खर्च नहीं हो पाया? नमामि गंगे में देख लीजिए क्या स्थिति हुई है। कृषि विकास के लिए जो पैसा निकाला गया था उसमें क्या स्थिति हुई है, जो घोषणाएं हुई थी। सर रखिए, यूपी की बात नहीं हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है। आप यूपी का पोर्टल मत खोलकर बैठिए। मैं पूरे देश पे भी यही चीज लागू होती है, ये कोई देश से अलग नहीं। मैं तो खुद ही चाहता था कि पूरे यूपी देश की बात हो। अब आप सोचिए कि जीएसटी व्यापारियों के लिए इतनी बड़ी समस्या थी, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के व्यापारी इससे पीड़ित हुए, पूरे देश का व्यापार इससे प्रभावित है। आप मात्र जीएसटी कलेक्शन को लेकर के दावे करते हैं, लेकिन व्यापार इससे कितनी बुरी तरीके प्रभावित हो रहा है। आपने जीएसटी के सुधार के ऊपर कोई बात सोची क्या? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अमृत काल के नाम पर देश के गरीबों को, छोटे व्यापारियों को जहर पिलाने का काम भारत की सरकार कर रही है, और ये बजट ठीक है, अमृत काल के नाम पे जावेद अहमद जी, करने का बजाय। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि इस बजट में कुछ नहीं है, जबकि आम जनता जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 7 लाख तक इनकम है, अब हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एक बड़ी राहत के तौर पर मिडिल क्लास आदमी अपने आप को देख रहा है। नहीं, बिल्कुल। मैं तो बड़ी निष्पक्षता के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो 7 लाख का स्लैब इस बजट में प्रपोज हुआ है वो सराहनीय है। मैं उसकी सराहना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छा स्लैब दिया गया है। लेकिन बस सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि जो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास में तब्दील हो गया है, उसके लिए सरकार के पास क्या योजना है? जो वही 7 लाख वाला जब मकान लेने के लिए जाता है तो आप उसकी रेपो रेट बढ़ा देते हैं, तो उस रेपो रेट बढ़ाने से उसकी ईएमआई पे भार बढ़ रहा है। वहीं पर जब हम आ जाते हैं, अभी हमारे सपा के भाई उसकी बात कर रहे थे किसानों की, तो किसानों की आप खाद सस्ती करने की बात कीजिए ना, उससे बजट में क्या दिया आपने? बिजली आप चुनाव में वादा करते हैं कि बिजली किसानों को सस्ती देंगे, उससे कोई काम नहीं होता है। एमएसपी पे कोई बात नहीं होती है। और 7 लाख वाला कितना स्थिर रह चुका है। जब नया रोजगार आप देंगे तब तो उस 7 लाख का हम बेनिफिट क्या एंजॉय करेंगे। तो कितना रोजगार दिया गया, उस स्लैब में कितने लोग ऐड ऑन हुए, उसका डेटा भी अगर देश के सामने आए तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी बात होगी, और इस तरीके से एक सही सकारात्मक रूप में उस बजट को बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए। 7 लाख की सराहना बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो 7 लाख से नीचे चले गए हैं उनके लिए बजट में क्या है? अब आप देखिए, जो एसेंशियल चीज है जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, चाहे आटा हो, दाल, चावल, गुड़, गेहूं, बाजरा, ज्वार, दही, सब पे आपने दूध, सब पे तो आप जीएसटी ले रहे हो। बात जीएसटी के सही गलत की है ही नहीं, बात यह है कि जीएसटी की जो स्लैब है, उन स्लैब का मध्यम वर्गीय लोगों और निचले लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे बिना तन ढके, बिना कपड़े के कोई नहीं रह सकता। पिछली सरकारों में कपड़ों पे जीएसटी नहीं थी, इसमें जो है टैक्स लगा दिया गया। इस तरीके की चीजों पे क्या सुधार हो रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और ये निश्चित तौर पर जब सामने चुनाव है तो कुछ भी हो, लेकिन भाई विपक्ष तो ये कहेगा ही कहेगा कि ये चुनाव के लिए लोक लुभावन बजट है। अगर आपको जनता के हितों की इतनी ही चिंता थी तो आपने पिछले बजटों में क्यों नहीं इस तरीके की चीज आप लेकर के आए? महंगाई चरम सीमा पर है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसकी आपके पास क्या रोड मैप है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है,
अश्विनी शाही जी, तमाम सवाल आपके सामने हैं। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि नौकरियों पर ध्यान नहीं दिया गया, महंगाई को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं। और कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें जिसकी बुनियाद पर हम जीवित हैं उस पर भी आप लोग जीएसटी ले रहे हैं, तो आम आदमी जाएगा कहाँ? यानी लोअर क्लास का कुछ भी नहीं सोचा आपने। जवाब सर आपके पास। पारुल जी, देखिए इतने सवाल आए और एक एक करके सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगा। कि सबसे पहले आपका जो सवाल था उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं और फिर मैं देश पर आता हूं, क्योंकि देश का बजट तो सब जगह देखा गया है। आज दो चीजें देखने को मिली बजट में। ओडीओपी का जिक्र किया गया। ओडीओपी कहां से शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश के लिए एक माइलस्टोन है ओडीओपी, जो एमएसएमई के लिए और स्टार्टअप के लिए बहुत ही कारगर योजना उत्तर प्रदेश में लागू है। और वो ओडीओपी आज जो है रोजगार देने का भी काम कर रही है। रोजगार सृजन के साथ साथ बहुत से उत्तर प्रदेश को एक तरह से आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में भी काम कर रही है। उस ओडीओपी में सबसे बड़ा चीज जो डाला गया था आज, वो था मिलेट्स। मिलेट्स जो है उत्तर प्रदेश में आगरा का बाजरा था और सोनभद्र मिर्जापुर के उधर जो है सावा और कोदो था। बहुत ये सब खत्म हो चुके हैं पारुल जी। जो मोटे अनाज हम कहें, मिलेट्स कहेंगे, पूरा हब बनाने की बात है। ये उत्तर प्रदेश ने सावा, कोदो, मड़ुआ, टांगुन, बाजरा, बजरी, मक्का, ये मोटे अनाज हैं। ये बजट के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को कहा था अपने क्षेत्र में अब सभी किसानों को प्रोत्साहित करिए, हमको उत्तर प्रदेश को हब बनाना है। वो मिलेट्स का हब उत्तर प्रदेश को मिला है, जो कि यहां से हम एक्सपोर्ट करेंगे विदेशों में, उसकी इतनी डिमांड है। उत्तर प्रदेश ये इससे आगे जाएगा। दूसरी बात, अब मैं आता हूं बाकी चीजों पर। सांडा साहब ने कहा एक्सप्रेसवे नहीं मिला। सांडा साहब, आप लोग एक एक्सप्रेसवे बनाकर चले गए, हम लोगों ने उसके बाद कितनी बनाए गिनती कर लीजिएगा। एक्सप्रेसवे मिलते नहीं है, बनाए जाते हैं। जो बने हैं वो हमारे ही शुरू किए हुए थे, वो आपकी इच्छा शक्ति का प्रमाण नहीं है, हमारी नहीं। आप देखिए, अब यही बात अगर माननीय केशव मौर्य जी ने सदन में कह दिया था तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुरा लग गया था। आपने अपना काम किया। कहलवाइए कुछ हमसे। ठीक है, बजट पर आइए सर। चर्चा बजट पे है। अब उस पर अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर आप कहेंगे कि गलत बोल रहे हैं, तो वो मैं बजट पे हूं और हम लोगों ने हमारी सरकार के दौरान बने हैं और हमने उसकी नींव डाली और हमने उसको बनाया। दूसरी चीज, अब आता हूं मैं शिक्षा और नौकरियों रोजगार। आजकल आप पूरे देश में पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार की बात की। एकलव्य शिक्षा, इसमें शिक्षकों की भर्ती 38,800 की भर्ती की बात की है। रेलवे में 2,40,00,000 करोड़ का बजट दिया है, तिगुना सबसे पहली बार उसमें नौकरियों की सृजन की बात की गई है। आज स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब में मिलाकर नौजवान और युवाओं को हम क्या कर रहे हैं? रोजगार सृजन का अवसर तो दे रहे हैं, लेकिन उनको ये दे रहे हैं कि अपने साथ 100 लोगों को अपने यहां नौकरी पर रखो। तो रोजगार सृजन करने का हम वो दे रहे हैं। स्टार्टअप, कृषि में स्टार्टअप आज तक किसी ने नहीं सोचा था। महिलाओं को, जो हमारी किसान महिलाएं हैं, उनके लिए 54,000 करोड़ का बजट में रखा गया है। उसके बाद उद्योग व्यापार में जो है R&D कंपनियों के लिए जो चीजें रखी गई हैं, एमएसएमई को राहत दी गई है। स्वास्थ्य के लिए काम किया गया है। गरीबों के लिए सबसे ये सोचा गया, जेल में बंद गरीब जिनके पास जमानत का पैसा नहीं है पारुल जी, उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। सबके लिए सोचा गया है और ये 25 साल आगे का ये बजट है, जिसको ना समाजवादी पार्टी समझ पाएगी ना कांग्रेस समझ पाएगी, क्योंकि इन लोगों ने शॉर्ट टर्म चीजों को लेकर ये लोग आगे बढ़े हैं और उतने में ही रह गए। देखिए अनुज जी कितनी तेज बोले, हम ही लोगों के द्वारा किया हुआ, जनता के द्वारा किया हुआ, हम लोग उनके नुमाइंदे हैं। वो जनता का पैसा है, जनता के लिए हम खर्च करते हैं और अपने टेन्योर में खर्च करते हैं। सर, जो स्टेप आप लोगों ने लिए है उसमें सबसे बड़ा कर बदलाव और टैक्स स्लैब्स का कम होना एक बहुत बड़ा स्टेप था, एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर आपकी सरकार में देखा जा रहा है। नो डाउट, आज तक नहीं, 8 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि चेंजेस आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अब आपने अपने सारे पत्ते खोल दिए। ये इसी दिन का इंतजार था 2023, 2024 और 24 से पहले क्यों ना कहें ये कि चुनाव के को देखते हुए ये तमाम स्टेप्स उठाए गए। इससे पहले भी ये स्टेप आप ले सकते थे, वही आपके पास मैन पावर है, वही निर्मला सीतारमण जी है। पारुल जी,
5 साल का ये बजट और उधर का बजट, दोनों बजट आप देख लीजिए। ये 8-9 साल का जो बजट हम लोगों ने दिया है, हर साल बजट में हम लोगों ने आमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया है। जब भी हमने कुछ किया, इन लोगों ने उसमें खामी निकाली, क्योंकि विरोधी है तो खामी निकालना ही है, कोई वो नहीं है। आज हम अगर कुछ कहें तो एक बार इन्होंने उसका विरोध करना है, कल कहेंगे उसका भी विरोध करना है। लेकिन हमको उस विरोध की परवाह नहीं है, हमको इस देश को सशक्त बनाना है, इस देश को बेहतर बनाना है। यूपीए सरकार में सांडा साहब भी शामिल थे, लेकिन यूपीए सरकार की चीजों को इन लोगों ने नहीं देखा। ऐसी ऐसी चीजें हैं, कभी चर्चा फिर रख लीजिएगा, मैं सबको बुला लीजिएगा, मैं बताऊंगा कि क्या क्या इन लोगों ने वहां पर यूपीए की सरकार में कांग्रेस का साथ दिया है। आज देश को खोखला होने से बचाने के लिए हम लोग हर साल दर साल बजट में ऐसे ऐसे प्रावधान करते गए कि जो देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, विश्व की सबसे बेहतर सेनाओं में आता है। आज एक बात और कह के मैं खत्म करता हूं। आज हम इसमें जावेद भाई बैठे हुए, राहुल गांधी जी ने राफेल का बड़ा विरोध किया। आज हिंदुस्तान सुपर राफेल अपने यहां बना रहा है, 150 सुपर राफेल। ठीक है सर, लेकिन कई सारी स्कीम स्टेट में हैं जिन पर बजट लैप्स होने की कगार पर है, कई सारी योजनाओं में बजट खर्च नहीं हुआ है, इसको भी लेकर बात कर रहे थे संडा साहब। कहिए सर। मैं कहूं जी, एक शेर अर्ज करना चाहता हूं शाही साहब, जल्दी से सर। हाँ, जागिए उठिए जरा जिल्ले इलाही देखिए, सल्तनत में हो रही भारी तबाही देखिए, हुक्मरां की बेजमीरी है बरहना इस कदर, बरहना मतलब ओपन खुली हुई, हुक्मरां की बेजमीरी है बरहना इस कदर, खुद सिताइश खुद शनासी और वाहवाही देखिए। वही हाल शाही जी ने किया कि अब ये मुझे बता रहे हैं, आप बोलिएगा वाह पूरा देश कर रहा है। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। शाही जी बोल पूरा देश कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। हम जानते हैं आपकी मनस्थिति लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन सुन तो लीजिए, चैनल पे एक सामान्य चैनल पे बैठे हैं। अब ये पहुंच गए, पहले तो हमको उपदेश दे रहे थे कि जनता करती है और हर बात में बता रहे हैं कि हमने कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रहे हैं कि देश को कहां से कहां ले गए। 2008 में देश के ऊपर जो विदेशी कर्जा था, क्या आज उससे 3 गुना ज्यादा विदेशी कर्जा देश के ऊपर नहीं है? इस बात से इनकार कर सकते हैं शाही साहब? इस बात से कोई इनकार कर सकता है? एनुअल इनकम जिनकी आप 7 लाख है उन्हें नहीं देना पड़ेगा, ये ठीक लगा आपको? नहीं लगा? नहीं, ये 7 लाख, लेकिन किसी एक पहलू से आप पूरे देश का भविष्य नहीं अंदाज सकती। अभी कल निर्मला सीतारमण जी ने जो पूर्वानुमान प्रस्तुत किए उसमें ये भी कहा है कि अगले वर्ष में हमारी महंगाई की दर 11% रहने वाली है। टैक्स स्लैब के बदलाव से देश में व्यवस्था का आकलन नहीं हो सकता। दिनेश सर, देखिए अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही। हाँ, उन्होंने एक अच्छा मुद्दा ये उठाया कि बजट जो आवंटित होता है उसका पैसा भी तो खर्च होना चाहिए। और इनकी बात से मुझे तुरंत एक बात याद आ गई। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं के लिए, कोविड काल की स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 3200 करोड़ रुपए सरकार को भेजे थे और उस पैसे का 5 साल में भी इस्तेमाल नहीं कर पाई सरकार। कोई योजना नहीं बना पाई कि उत्तर प्रदेश में कोविड के अस्पताल बनने हैं, ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन बननी है, क्या बननी है, सारा पैसा भारत सरकार ने इनको दिया था और कुछ पैसा सरेंडर करना पड़ा है इनको। और शाही जी ने अभी 30 सेकंड जावेद जी, बस वही बात जो है इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। बिल्कुल हमारे साथी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब अभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोरोना से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं, तो पिछले बजट से लेकर इस बजट तक कोरोना के ऊपर क्या काम हुआ और आगे हमें क्या काम करना था, उससे कोई बात नहीं हुई। रिप्लाई जी, शाही जी रिप्लाई। देखिए, जो बजट यहाँ आता है, जितना हम मैक्सिमम खर्च करने की बात है हम खर्च करते हैं, वो एक नियम से है, जो नहीं खर्च होता है वापस जाता है। और मैं इससे सहमत हूं, चाहे कोई भी हो, उसका हर टेक्निकल कारण होता है, वरना सबको पैसे का यूज करना चाहिए, वापस भेजने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये अधिकारियों की लापरवाही है और इसको संज्ञान में लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, समय इजाजत नहीं देता कि अब हम आगे उस चर्चा को लिए जाएं। बजट पर आर पार कोई भी विपक्षी पार्टी ये स्वीकार नहीं कर रही है
कि ये बजट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ये कहा जा रहा है ये लोक लुभावना बजट है, बजट आता कुछ और है, धरातल पर होता कुछ और है, कई बार स्कीम का पैसा ही वापस चला जाता है। तो कई सारे इफ एंड बट है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ये बजट कितना फायदेमंद होने वाला है आने वाले समय में, देखिए पूरा मार्केट ग्रोथ बजट को लेकर भी अप एंड डाउन पर आया। शुरुआती दौर में आर्थिक सर्वेक्षण जब आया तो हमने देखा था कि हाइप पर गया, और धीरे धीरे हमने देखा कि सुबह से भी जब बजट आ रहा था, जब बजट आया उस दिन से ही मार्केट हाइप पर था, लेकिन उसके बाद अब जाके थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन इससे फायदा लोगों को हुआ। और इधर देश की बात जब कर रहे थे तो सवाल यही था कि जब टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं, तमाम योजनाओं का ध्यान रखा गया है, शिक्षा का ध्यान रखा गया है, उसमें नियुक्तियों का ध्यान रखा गया है, उसके बावजूद भी क्यों बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा विपक्षी पार्टियों को बजट? दीजिए इजाजत, नमस्कार।